सो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपन। लोकस के 2 और क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस। एंड उसके बाद अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा मतलब आपको कि जो उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जेई जो पूछता है, एवरीथिंग है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लोकस का, है ना। लिखिए, इफ a, 2 इज अ फिक्स पॉइंट, if a 1, 2 is a fixed point, if variable point b lies on a locus। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा के दे दिया है। lies on a locus whose equation is x square plus y square is equal to 4, find the locus of midpoint of AB। find the locus of midpoint of AB। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ और यहाँ से आपके पुराने डाउट्स जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है ना। अगर आपने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, नहीं किया तो थोड़ा सा टाइम ले लो, बट क्वेश्चन पढ़ लो एटलीस्ट एक बार। क्या लिखा है? a 1, 2 इज अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन है? a, और एक वेरिएबल पॉइंट है b। जनरली अपन वेरिएबल पॉइंट का ही लोकस निकालते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें कह रहा है कि वेरिएबल पॉइंट b लाइज ऑन अ लोकस। अच्छा, whose equation is x square plus y square is equal to 4, find the locus of the midpoint of AB। देखिए, एक पॉइंट है अपने पास a, है ना, और a का कोऑर्डिनेट जो है वो 1, 2 है। फिर एक पॉइंट है हमारे पास b, ये पॉइंट b जो है वो वेरिएबल है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉइंट b लाइज ऑन अ लोकस हुज इक्वेशन इज दिस। देखिए, जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ऑब्वियसली जब अपन बड़े मतलब आज से 20 दिन बाद जब अपन सर्कल चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट बी जो है वो एक सर्कल पर लाई कर रहा है ना। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मान, ये तो अपने को पता नहीं है ना, ये तो अपने को पता नहीं है, तो अपने लिए इक्वेशन एडवांस हो गया। अगर नहीं पता है तो भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आपको बता ही दिया सर्कल है। तो अगर ये सर्कल है तो वी कैन इमेजिन कि बी जो होगा वो एक सर्कल पर लाई कर रहा होगा। तो बी एक्चुअली, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बी यहीं पर हो सकता है कि बी यहाँ पर होगा, है ना। दिस इज जस्ट अ सर्कल, तो बी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस सर्कल, एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। ठीक है क्या? तो बी इस सर्कल पर कहीं पर भी हो सकता है। और जब अपन मान लो बी यहाँ पर है ना, बी वेरी कर रहा है ना, सर्कल पे वेरी कर रहा है, तो मान लो किसी दिन बी यहाँ पर है, ठीक है, तो ए बी को ज्वाइन करने पर अपने को ये शक्ल दिखाई देगी, ये फोटो दिखाई देगी। अब ए बी का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो इस केस में पी आ रहा है ना। अब मान लो किसी दिन बी यहाँ पर है ना, इधर बी इधर, तब ए बी क्या बनेगा बच्चों? तब ए बी यूं बन जाएगा, यूं। ठीक है, तो अब ए बी का मिड पॉइंट यूं हो जाएगा, इसको अपन पी कहेंगे। तो देखिए, पी नाच रहा है, लेकिन पी को नचा कौन रहा है? बी। अब अगर बी यहां पर हो गया, बी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस सर्कल। बी is a point which lies on a locus whose equation is this and this equation is equation of a circle। तो आपको फील दिलाने के लिए मैं सर्कल बता रहा हूँ कि बी सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है। किसी दिन बी यहाँ पे पहुंच गया तो पी कहाँ पर हो जाएगा? मे बी यहाँ पे कहीं आ जाएगा पी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना अपन? पी यहाँ पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे बी नाच रहा है वैसे वैसे पी नाच रहा है। तो बी के नाचने से पी कैसे नाच रहा है ये आपको पूछा जा रहा है ना। बी के वेरी करने से पी का क्या लोकस आएगा?
बॉम्बे के वेरी करने से पकौड़ा का क्या लोकस आएगा अपने से, ये पूछा जा रहा है। किसका लोकस निकालना है? पी का। इसको अपन ने एच कॉमा के मान लिया, ठीक है। अच्छा, ये बी पॉइंट अपने को गिवन है क्या? नहीं सर, नहीं गिवन है, बस इतना गिवन है कि बी पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस सर्कल। ओके, अच्छा, मतलब इसका क्या हो गया कि ना कि ये बी पॉइंट जो भी होगा, जो भी होगा ये बी पॉइंट, मान लो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। ये बी पॉइंट अगर मान लो आप √2, है, ऐसे ही तो मैंने बहुत अच्छा डेटा ले लिया है ना। √2, है तो वो √2, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और कर भी रहा है। डाल के देखो ना, √2² 2, √2² 2, 2 + 2 4, 4 = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब √2, डेफिनेटली वन ऑफ द बीज हो सकता है, बी का एक कोई पॉइंट हो सकता है ना। और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। √3, 1 ले लो आप, है ना। मान लो ये बी है, यहाँ पर √3, 1 हो रहा है ना, वेरी करेगा। तो मैं आपको कुछ चुन चुन के खूबसूरत पॉइंट बता रहा हूँ। √3 रखो यहाँ पे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 = 4, फिर सेटिस्फाई कर गया। मतलब बी कैन बी एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस सर्कल। तो अपन क्या है ना, अब ये √2, तो नहीं ले सकते, तो लेट अस टेक x1, y1 जैसा कुछ भी एक अटपटा सा मान लेते हैं अपन पॉइंट। अब मेरा पर्पस क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है मैं वो लगा दूं। सबसे पहली स्टेप मैंने क्या करा, p को h, k मान लिया। दूसरी कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ज्योमेट्रिकल कंडीशन अपन सोचते हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या हो जाएगी कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट। अच्छा, ये p जो है वो मिड पॉइंट है ना, यही लोकस, यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो गया। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि h कैन बी इक्वल टू 1 + x1/2। चेक करो, बिल्कुल फटफड़ाहट नहीं होनी चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम लगाया मैंने, और k क्या हो जाएगा? k विल बी इक्वल टू 2 + y1/2, 2 + y1/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x1 जो है वो h के टर्म्स में आ जाएगा, है ना। x1 = 2h - 1, और y1 k के टर्म्स में आ जाएगा 2k - 2। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। अच्छा, ये x1 और y1 आ गया, तो उससे हमें क्या मिल गया, है ना। x1 और y1 की वैल्यू निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया। देखिए x1 y1 जो है ना वो क्या है, 2h - 1। मतलब ये जो h है ना, ये जो भी होगा, ये जो h जो भी होगा उसका डबल -1 कर दोगे, उसका डबल -1 कर दोगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग b पॉइंट मिल जाएगा। समझो इस बात को। मान लो पकौड़ा पॉइंट इधर है ना, पकौड़ा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो इस b बॉम्बे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, अच्छा y तो अपन ने लिखा नहीं है ना, तो x क्या निकालोगे इसका? 2h - 1, मतलब 2 × 1 2, 2 - 1 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या करा कि x1 का और y1 का वैल्यू निकाल लिया, और x1 y1 किस पे लाई कर रहा हूं? ऑन दिस सर्कल। अच्छा, x1 y1 इस सर्कल पे लाई कर रहा हूं, सर्कल की इक्वेशन क्या है ये, तो आप ये लिख सकते हो x1, y1 is lying on the circle on the equation। अभी अपने को पता ही नहीं ना कि सर्कल है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, x² + y² = 4, therefore it will डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सिंपल सी बात है भाई, कोई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कोई पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता है तो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन। तो क्या किया जाए, बस जो मन कर रहा कर दो, x1 y1 को यहाँ पे पुट कर दो। तो x1 x की जगह x1 रखा, x1², y की जगह y1 रखा, y1², और 4 तो 4 ही है ना। चलिए, x1 मैंने h के टर्म्स में निकाला था, 2h - 1, 2h - 1। अच्छा सागर, आपको इनिशियली एक बार एक डाउट आया था कि हम सर h को x ही क्यों ना मान ले, h को हम लोग x क्यों ना मान ले और k को डायरेक्टली y क्यों ना मान ले। वो इसलिए नहीं मानते अपन क्योंकि कभी कभी ये x वाले टर्म्स जो है ना वो और मिल जाते हैं अपने को, है ना। ये जैसे x1 y1 मिल गया तो कंफ्यूजन हो जाता है, बस वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और 2k - 2 का होल स्क्वायर, y की जगह ये रख दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस, ये आपका रिक्वायर्ड लोकस है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, नो डाउट। थर्ड ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया अपन ने,
फिर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते फटाफट, इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा, फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि अगर h और k के अलावा कुछ भी वेरिएबल ना हो तो आप h की जगह x और k की जगह y डाल दो। तो h की जगह x डाल दीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस k की जगह y 4y स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 1 प्लस 4 5 5 माइनस 4 इज 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस। पॉइंट P का लोकस क्या आ गया? ये आ गया लोकस ऑफ पॉइंट P, है ना। जब अपन कुछ दिन बाद ये इक्वेशन पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, ये भी एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल की थोड़ी एडवांस्ड इक्वेशन है। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, वो इजीएस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें अपने को पॉइंट बी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, पॉइंट बी हमको इनडायरेक्टली दिया हुआ था कि पॉइंट बी एक सर्कल पे लाई कर रहा है ना। ठीक है, अद्वैत और अमर आप लोगों के आंसर्स मैं फील कर सकता हूँ सही है ना। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, विवेक तुम्हारा वो सब्जी वाला इंसान आ गया है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, ओके। मुझे लगा स्टार्ट नहीं करी। विच मूव्स ऑन द कर्व, हाँ ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन इजी बहुत है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ऑन द कर्व, कर्व आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, where t is the parameter, where t is the parameter। ठीक है, तो पहले तो अपन है ना इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले, टेक योर टाइम। मैं जब तक पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, मॉड्यूल के डाउट है आपको, मुझे पता है। अभी आप आज का लेक्चर जो है कंप्लीट करने दीजिए मुझे। वेकेशन से पहले क्या करना है कि आपका मॉड्यूल जो है और सॉल्व कर लो आप, उस हिसाब से आपको और होमवर्क देना है। आज ये लाया है जाम, पपीते, संतरे। आपको जाम पता है क्या होता है? अमरूद। पपीता तो पता ही होगा, संतरा भी पता होगा, ऑरेंजेस। जाम एक्चुअली मैंने सुना नहीं है, यहाँ पे एमपी में ज़्यादा चलता है ये टर्म, उसको अमरूद बोलते हैं हर जगह, और भी कुछ उसके नाम होते हैं, मे बी महाराष्ट्र में कुछ और बोलते हैं क्या, मैंने अमरूद ही सुना है। चलिए, क्या बात करने लगा मैं भी, लिख लिया जब तक आपने ना। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स ऑन द कर्व x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, जब भी आपको लोकस निकालने का बोले और पैरामीटर दे दिया इसने, जैसे t पैरामीटर दे दिया, कभी थीटा दे देगा, है ना, कभी c दे देगा, और वो साफ साफ लिखेगा कि वो पैरामीटर है। अब अपने को पैरामीटर सुन के तो समझ में नहीं आता कि सर ये पैरामीटर क्या है, इतनी अंग्रेजी क्यों दे रहे हो आप हमको। पैरामीटर को आपको कुछ नहीं, अभी आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बस बेसिकली आपको हमेशा 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 व्हेनेवर यू लिख देता हूं मैं ना, उसको लिखिए, दिमाग की बत्ती जला के अपन थोड़ा सा एक टिप लिख लेते हैं कि whenever we are given parameter, eliminate it। फोन इतना वाइब्रेट क्यों कर रहा है भाई? जाम मतलब पेरू ना, गुआवा। अरे नहीं नहीं भाई, अंग्रेजी नाम नहीं पूछ रहा था मैं, अंग्रेजी नाम तो मुझे भी पता है, वेकेशन कल से है, हाँ कल से। जस्ट एलिमिनेट द पैरामीटर और आपका आंसर आ गया, एक सेकंड में आपका आंसर आपके चरणों में गिर जाएगा। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हमको h कॉमा k जैसा कुछ भी हरकत नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप t को एलिमिनेट करें, आपका आंसर आ गया।
टी को कैसे एलिमिनेट करें? अरे बड़ा आसान है, टी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो, खत्म, एलिमिनेट हो गया ना। इतना इजी? हाँ बिल्कुल इतना इजी है। ये पैरामीटर वाले क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। जब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या फिर थोड़ा सा और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तब अपने को ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी इतना क्लियर नहीं होगा, बट हाँ आंसर निकल आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू 280 था ना, तो आप t को क्या लिख सकते हो? y अपॉन 2a। बोलो यहाँ कोई दिक्कत? y अपॉन 2a, t इज इक्वल टू y अपॉन 2a। तो t को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोलता है? a इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a होल स्क्वायर, और ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना। दिस इज अ पैराबोला, है ना। ये थोड़ा सा अलग पैराबोला है, क्योंकि अपन ने जो पैराबोला पढ़ा है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? एक्स पे स्क्वायर होता था, यहाँ पे वाई पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अलग पैराबोला है, जब अपन पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लोकस का 8th क्वेश्चन है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves on the curve which moves on the curve x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta where theta is the parameter। y के along पैराबोला है, बिल्कुल सही ना। ये ऐसा पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है, ठीक है। इसका फोकस जो आएगा a,0 पे आएगा। फिर अपन इसके बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। पैराबोला में फोकस होता है पैराबोला का, फिर डायरेक्ट्रिक्स होता है, लेटस रेक्टम होता है ना, एक्सिस होती है, वगैरह वगैरह। बहुत इजी चैप्टर है पैराबोला, वेयर थीटा इज द पैरामीटर। लेकिन पैराबोला आपको तब आएगा जब आपको स्ट्रेट लाइंस आता है, क्योंकि है तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। अच्छा क्या करें इस क्वेश्चन में? सर इसमें तो पैरामीटर दे रखा है इसने थीटा, तो क्या करें? थीटा को एलिमिनेट कर दो। थीटा को एलिमिनेट करना वो सब्जी वाला भी बता देगा, सच बता रहा हूँ मैं, फ्रूट्स वाला, वो बता देगा थीटा को कैसे एलिमिनेट करना है। देखिए कैसे एलिमिनेट करना है थीटा को। आप क्या करो, कॉस थीटा को लिख दो एक्स अपॉन ए, और y इज इक्वल टू सॉरी b साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन बी। थीटा को एलिमिनेट करना एकदम चुटकियों का काम है, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो व्हाट यू कैन डू x बाय a का होल स्क्वायर प्लस y बाय b का होल स्क्वायर, ये 1 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस, दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं ना, अच्छे से मतलब आप समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ लिखो आप रिक्वायर्ड लोकस, ऊपर वाला मैं मिटा दूंगा, और ये होती है इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये चिल्ला रहा है कि थीटा को एलिमिनेट कर दो, उसको क्या पता अपन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं, सब्जी वाला कह रहा है ऐसा। साहब थीटा एलिमिनेट कर दो, सुनाई दिया होगा ना आप लोगों को, याद रखना है ना, एग्जाम में भूल मत जाना। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये आपके लिए होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन, और फिर इसके बाद मैं इंक्लिनेशन चालू करूंगा। फाइंड द लोकस, ये बहुत इजी है ना, ऑफ पॉइंट P which moves such that sum of its distance from two fixed points f1 minus c comma 0
and f2 c comma 0 is 2a. ठीक है, where a is constant. Where a is constant and a is greater than c. ठीक है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पैराबोला का दिया, एक इलिप्स का दिया, तो ये वाला हाइपरबोला का है, मे बी शायद हाइपरबोला का है। डिफरेंस लिखा है क्या? इज दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस। ओ, फिर तो ये आप निकालिए, आपके सामने एक इलिप्स ही आएगा। सम बोला है ना, डिफरेंस बोलता तो हाइपर बोला था। बाकी आप उसकी टेंशन मत लो कि क्यों कैसे आ रहा है, वो तो अपन पढ़ेंगे अभी। अपन अरे कर लो, कॉपी कर लो। अगला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अपन लाइन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने वाले हैं। ग्राफ सी जैसा दिखता है ना, y पे स्क्वायर होता है तो c दिखता है, और y स्क्वायर पे माइनस होता है अगर, तो वो उल्टा c दिखता है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, तो वो तो क्या बहुत इजी चीज है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। आ जाइए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन के बारे में अपन अब पढ़ने जा रहे हैं, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए क्या होता है ना कि एक होती है लाइन, और लाइन कहाँ बनाई जाती है? स्पेस में। कौन से स्पेस में? 2 डायमेंशनल स्पेस में। सर 3 डायमेंशनल में क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उसके लिए अलग चैप्टर है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया? 2 एक्सेस। कौन कौन सी 2 एक्सेस? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। समझ में आया क्या? सिर्फ 2 एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर जेड एक्सेस आ गई तो वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, 4 डायमेंशनल जैसी कोई चीज होती नहीं हमारे पास। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डरावना है ना, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। थोड़ा सा डरावना है वो क्वेश्चन, बट उसमें वेरिएबल ज़्यादा है, इस कारण डरावना है ना। बट अपन आराम से करेंगे घर पे तो हो जाएगा। कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आता हूँ। तो देखिए 2 डायमेंशनल हमारे पास स्पेस है, 2 डायमेंशनल स्पेस। क्वेश्चन देख लो यार, है ना, देख लो, टेक योर टाइम। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P which moves such that sum of its distance from 2 points F1 and F2। F1 क्या है? -c,0, F2 है c,0 is 2a। a is constant और a c से बड़ा है। हाँ भाई सागर, कुछ दिवाली वेकेशंस में अपन कोई लेक्चर नहीं लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का आप लोड ना लें। मैंने आपको बताया ना, ये अपन जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ज़रूर पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए, दिवाली का वेकेशन मिला है, उसको इस्तेमाल करो आप पुराने चैप्टर्स को कवर करने में, रिवाइज करने में, थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो बनता है। फिर अपन फ्रेश तरीके से आएंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री को भी करेंगे। चलिए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है वो अपन समझते हैं। देखिए ये अपने पास 2 डायमेंशनल एक स्पेस है जिसमें 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास। क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये जो येलो वाली लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वो इंक्लिनेशन होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, जैसे ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इसका एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको अपन इंक्लिनेशन कहते हैं। अरे सर थोड़ा धीरे बताओ, सुनो मेरी बात। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो आपको इससे एंगल मेजर करना है। अब एंगल 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है इस लाइन का। एक तो आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि ये आ गया आपका एंगल, और एक ऐसे मेजर कर सकते हो कि ये भी तो एंगल है। तो इसमें से कौन से एंगल को अपन इंक्लिनेशन मानेंगे, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप एंगल को, ये लाइन तो फिक्स्ड है, तो आप नीचे से प्रोटेक्टर रख के एंगल मेजर करना चाहते हो, ऊपर मेजर करना चाहते हो, है ना।
अब भाई जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इंक्लिनेशन की, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिएगा ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। जैसा अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन क्या करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानते थे, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल मेजर करना है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो भी आपका एंगल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन थीटा कहेंगे। दैट थीटा विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। किसका, लाइन का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो ये जो थीटा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये जो थीटा है वो जीरो हो सकता है जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर लेट जाए। अरे भाई एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर लेट गई तो जीरो हो जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जब ये येलो वाली लाइन घूम जाए एकदम, है ना, आप इसको पूरा रोटेट कर दो, ऐसा पूरा रोटेट करके उल्टा लेटा दो। उल्टा लेटने का मतलब क्या हो गया कि ये एकदम एक्स एक्सिस पर ऐसे फ्लैट लेट जाए। देखिए फ्लैट लेट जाएगी तो अपन उसको 0 डिग्री ही कहेंगे, है ना। तो ये थीटा जो होगा वो 0 से लेकर पाई तक वेरी करेगा, है ना। और पाई क्या होता है, 180 डिग्री। पहले मैं इसको, है ना, डिग्रीज में लिख देता हूँ, क्योंकि रेडियंस में अपन ने पढ़ा नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है ना बिल्कुल भी इस चीज़ का। थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री और पाई। अब ये पाई क्या है भाई, पाई तो अपन ने बचपन में पढ़ा था कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, लेकिन ये वाला पाई क्या हो गया, है ना, व्हाट इज दिस पाई। ये जो पाई है, इस डिग्री वाले एंगल को अपन रेडियंस में लिख देते हैं, है ना। तो 180 डिग्री को अपन क्या लिख देते हैं, पाई रेडियंस, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं, जिन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको वैसे भी सब कुछ डिग्रीज में पढ़ा बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपको क्या बताया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या बताया मैंने आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। अच्छा ये बात सुनिए आप, है ना, ये जीरो हो सकता है। और पाई पे मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई है, क्यों नहीं लगाई इक्वालिटी पाई पे, क्योंकि अगर आपकी लाइन 180 डिग्री बना रही है ना, 180 डिग्री कैसे बनाएगी, ये रफ फिगर है मैं मिटा दूंगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। और आपकी लाइन अगर एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर लेट जाती है ना, एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर लेट जाती, तो अपन इसको 0 डिग्री कहेंगे। और अगर आपने इसको 180 डिग्री से घुमा के फिर से लेटा दिया, फील कर पा रहे हो ना, आपने इसको 180 डिग्री से घुमाया और फिर से लेटा दिया, तो फिर से आपके सामने यही शक्ल आने वाली है। अब यही शक्ल आ गई तो इसको आप 0 डिग्री कहोगे या 180 डिग्री कहोगे, इसको फिर से 0 डिग्री कहोगे, मतलब लेटने वाली लाइन को अपन 0 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी ना दुनिया। मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं या 180 डिग्री भी कह दो, कल को विवेक आएगा बोलेगा कि सर ये 180 डिग्री है, और फिर प्रणव आएगा वो बोलेगा कि सर 0 डिग्री है, और फिर दोनों लड़ने लग जाएंगे, है ना, एक दूसरे को थप्पड़ मारने लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा कि आप लोगों की लड़ाई, देखो मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूँ ना, तो कल को लड़ाई ना हो आपके बीच में, इसलिए मैंने बोला कि अपन इसको, है ना, सिर्फ 0 डिग्री ही कहेंगे। लाइन अगर लेट गई तो उसको 0 डिग्री कहेंगे, जबरदस्ती 180 डिग्री कह के लड़ाई क्यों करना, ठीक है। अच्छा अब अपन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अंग्रेजी में परिभाषा लिख देते हैं। अच्छा लिखिए, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis in, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा, आंटी या अंकल, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा अजीब दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज की डेफिनेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। अच्छा तो आपके सामने मैं 2-4 फोटो बना देता हूँ,
है ना, 2-4 फोटो बना देता हूँ, आप मेरे को इंक्लिनेशन बता देना, मैं खुश हो जाऊंगा। ये पहली फोटो है, ये दूसरी फोटो है, ये तीसरी फोटो है और ये चौथी फोटो है। आप लोग इंक्लिनेशन बताओ, बड़ा आसान सा सवाल पूछूंगा, सबसे बन जाएगा। डिग्रीज में बताइएगा, क्योंकि रेडियन में अपने को आता नहीं होगा अच्छे से, वो भी आ जाएगा, रेडियंस में भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, और मैं आपको ये वाला एंगल दे रहा हूँ 60 डिग्री। ध्यान देना, मैं आपको है ना उल्टा सीधा एंगल दूंगा मेजर। एक ही लाइन बना दी मैंने और ये वाला एंगल दे दिया मैंने। चलो एक काम करो, ये एंगल दे रखा है अपन ने 30 डिग्री, लेट इट बी। आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है इसमें, है ना। 30 डिग्री मत बोल देना, क्योंकि अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल मिलेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस एंगल का मेजर चाहिए, है ना। तो मैं आपको हिंट दे चुका हूं कि आपका 30 डिग्री नहीं होगा, 150 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री हो गया। इसको अपन कह देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको इनडायरेक्टली दिए हैं एंगल्स, आपको इंक्लिनेशन बताना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे मक्खन की तरह समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस से अपने को कोई लेना देना नहीं है, बट बना देते हैं स्टाइल मारने के लिए। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है लाइन के साथ, वो एंगल ये वाला है ना। अब इतना बड़ा एंगल बनाने से बेहतर है मैं इतू सा एंगल बना देता हूँ, है ना, ताकि अपने को फील तो आ ही चुकी। अब बताइए, ये वाला जो एंगल है वो आपका रिक्वायर्ड थीटा है, दिस इज द इंक्लिनेशन, और वो अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा 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 अच्छा, ये रहा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बट अपने को एक्स से मतलब है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स से इस लाइन का मेजर लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला जो एंगल है ना, वो रिक्वायर्ड एंगल है। अब ये 630 है, तो ये जाहिर सी बात है 180 माइनस 30 होगा, है तो ये 150 हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्टली मैंने 45 दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा 45 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, मेरे सामने स्क्रीन है, उसमें सब दिख रहा है मुझे, बट मैं बोल नहीं रहा हूँ, फ्लो टूटेगा। इधर आ जाइए, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपका एंगल है रिक्वायर्ड। अब ये 60 है, ये 60 है और ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये हो गया आपका थीटा। चलिए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में पहली बार डाउट नहीं होना चाहिए, होता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को होता है, आप मानिए मेरी बात, नहीं बता पाते। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, एंटी वाले डायरेक्शन में करेंगे, है ना, अंकल वाले डायरेक्शन में मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रणव, लावण्य, भक्ति, अमर, सागर, आप लोगों के आंसर सही, बट सागर आपने एक आंसर जो है वो दिया नहीं था। हर्षदा आपका भी सही, गुड। ओके, अब स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप मैं आपको बता दूं पहले इंग्लिश में, हिंदी में बता देता हूं। मतलब थीटा क्या है, 60 डिग्री। स्लोप क्या आएगा पता है, स्लोप को अपन मंकी से डिनोट करेंगे। जिंदगी भर मरते दम तक स्लोप के लिए जो वेरिएबल यूज होगा वो क्या होगा, एम फॉर मंकी। क्लियर है, मंकी इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब थीटा का टेंजेंट, बस खत्म। तो tan 60 मतलब √3, बस आपको tan लेना है, स्लोप आ गया। तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ जाएगा, tan ऑफ 150 डिग्री। ओहो, ये tan 150 अपने को आता नहीं है, तो आते हैं इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अब tan ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा स्लोप, तो मंकी कितना हो जाएगा, tan 45 मतलब 1, और यहाँ पे मंकी हो जाएगा 1/√3 मतलब tan 30। ठीक है, वो 150 जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, वो कुछ 4-5 बच्चों को नहीं आता हुआ है, जो बहुत ही लेट ज्वाइन किया था। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन जो है वो ले लिया था,
आपको मैं अगर सच बताऊँ ना, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा कि एटलीस्ट 2 वीक्स, और उसमें जब बाकी बच्चे जो है वो फ्री बैठे हुए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी मैंने लिया था उस समय। फिर उसके बाद भी अपने पास कुछ नए एडमिशन आए थे, तो वो वाला जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है वो अपन लेंगे, है ना। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, 180 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी 150 को 180 माइनस 30, है ना। और ये ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा। स्लोप का कोई यूनिट नहीं होता है ना, स्लोप लवारिस है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आ गया आपके पास tan ऑफ 180 माइनस थीटा। देखिए tan 180 माइनस थीटा बड़ा इजी है, 180 का रिडक्शन है तो tan का tan रहेगा, थीटा का थीटा रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ASTC, ओ सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है तो tan तो नेगेटिव आएगा, तो -1/√3। क्लियर है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस सी पर अपन आएंगे, जरूर आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको अंग्रेजी में लिख लो, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, tangent of angle of inclination is called slope of a line। रिडक्शन जो मैंने अभी आपको 180 माइनस 30 बताया, उसका टेंशन मत लो, है ना, फड़फड़ाने मत लग जाना, मैं आपको सिखा दूंगा। ये मैंने लास्ट ईयर 10वीं के बच्चों को सिखा दिया था, फाउंडेशन वाले जो थे एटलीस्ट उनको सिखा दिया था, तो तब भी ट्रिक से सिखा दिया था, है ना। तो आज भी मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगा, ठीक है। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड, पूरा लिख लो ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन, डिनोटेड बाय, देखिए इट इज denoted by M for monkey, ठीक है। अब इसमें आप स्पेशल केस लिखिए, अगर when थीटा पाई बाई 2 हो जाए, अगर थीटा पाई बाई 2 हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan पाई बाई 2, और tan पाई बाई 2 क्या होता है, नॉनसेंस, मतलब नॉट डिफाइंड। tan पाई बाई 2 होता है नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनोगे आप अगर, तो आपको समझ में आएगा। नहीं, इट इज नॉट बफरिंग, थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है तो मैं देख लेता हूँ, बट इट इज नॉट बफरिंग। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर थीटा पाई बाई 2 है तो m क्या आएगा, tan पाई बाई 2 विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन 90 डिग्री कब होगा, जब वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस से, सीधी सी बात है भाई, कॉमन सेंस है ना। परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस से, तो आप क्या लिख सकते हो, विच इंप्लाइज दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इंप्लाइज का साइन अच्छे से लगा लो। सेकेंड है, मेरे ख्याल से ठीक है, इतना काफी है। अगला लिखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन passing through two given points, slope of a line passing through two given points। अब अपने पास थोड़ा सा नया चैलेंज है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको, लिखो इसको पहले। अपन कोई भी आपको बोले कि यार मैंने लाइन का स्लोप निकाला और साला नॉट डिफाइंड आ गया, है ना, नॉनसेंस आ गया, तो आप बोलना कि लाइन परपेंडिकुलर रही होगी यार, है ना। ये आपका व्हाइट वाला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है ना, और जो येलो वाली है वो लाइन है, दिस इज लाइन, एंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। सर वो परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस दिखाया है ना, नहीं नहीं नहीं, वो परपेंडिकुलर लाइन है और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। मेरे पास कलर है तो मैं कलर तो यूज कर रहा हूँ, बट मैंने लिखा नहीं था, देख लीजिए आप। तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है,
चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी लो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा ना। हमारे पास दो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमेशा रहेगा अपने पास एक्स वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वी हैव टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है अपने पास ए फॉर आगरा और एक पॉइंट है अपने पास बी फॉर बॉम्बे, ठीक है क्या। ए फॉर आगरा और बी फॉर बॉम्बे। ए फॉर आगरा का कोऑर्डिनेट जो है वो अपने को गिवन है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या गिवन है, x1, y1। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है बट ठीक है, समझ गए ना अपन तो। और इसका बॉम्बे का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, x2, y2। अपने को क्या निकालना है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप निकालना है मतलब क्या निकालना है अपने को, लाइन का इंक्लिनेशन निकाल लो पहले, फिर उसका टेंजेंट ले लो। इंक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो अपने को पता चलेगा कि ये जो इंक्लाइन कर रहा है वो एंगल थीटा है, राइट है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। एक पैरेलल लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ जिसको अपन कंस्ट्रक्शन कहेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी डेफिनेटली थीटा होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, इतना ही काफी है, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे ना, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं आपको रफ में बता देता हूँ कि अगर ये पॉइंट है अपने पास ए और इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, तो क्या आप मुझे ये चीज समझा सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा या ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 और ये वाला डिस्टेंस होगा ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2, ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये आपको समझ में आता होगा सबको, ठीक है। तो उसी तरह से ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब x1, है ना, यहाँ पे 1 होता था, और ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा y1। बोलो समझ में आया क्या, काफी आसान चीज है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेम चीज अपन बी के साथ भी कर सकते हैं, कर देते हैं ना, किस बात की शर्म है, कर देते हैं तुरंत। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा b का x कोऑर्डिनेट दैट इज x2 और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा b का y कोऑर्डिनेट दैट इज y2, ठीक है। ओके ओके, नाइस, बहुत बढ़िया। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट, मतलब थीटा का टेंजेंट। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को, इसको मैं m बोल देता हूं, तो आप ट्रायंगल एबीएम को एक बार देखिए अच्छे से। ट्रायंगल एबीएम दिखा आपको, ये 90 डिग्री हो गई होगा, है ना। तो मैं इसमें tan थीटा वाला कांड कर सकता हूँ, बताइए tan थीटा क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, bm अपॉन am। अच्छा, am अपने को पता है क्या, हाँ जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है, घबराओ मत, है ना। ये पूरा x2, ये x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, चेक कर लो, x2 माइनस x1। अच्छा, am तो पता है मुझे ना, पता चल गया। अब मुझे bm निकालना है, bm मतलब ये वाला डिस्टेंस, वो भी निकल जाएगा, ये पूरा y2 है, दिस कंप्लीट थिंग इज y2, और ये क्या है y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना। आराम से शांति से देख लो, बड़ी आसान चीज है। तो tan थीटा में निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्या दिक्कत है। tan थीटा हो जाएगा आपका bm साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। अच्छा, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। $1,000,000 फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। जब दो कोऑर्डिनेट गिवन है अपने को तो स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। DPP4 नहीं मिला, बोला तो मैंने एप्लीकेशन में डाल दिया था ना, गलती से व्हाट्सएप पे नहीं डाला, मिल जाएगा आपको। इसलिए तो आज मैंने होमवर्क अपडेट नहीं करा है। DPP4 मस्ती में करिएगा। DPP4 थोड़ी सी डिफिकल्ट है ना, उसके क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट पिक करके आपको दिए, उसका सॉल्यूशन भी रेडी है, बट सॉल्यूशन में एक दिन बाद डालूंगा, वरना आप लोग है ना ईमानदार नहीं हो।
ओके, तो भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस टेकन इन द सेम मैनर। सेम मैनर मतलब अगर आपने पहले y2 लिया है ऊपर तो नीचे भी पहले x2 लेंगे। अगर आपने ऊपर y1 लिया होता मतलब y1 माइनस y2 तो नीचे भी आप क्या लेते हैं x1 माइनस x2। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो हो गया भाई स्लोप का फॉर्मूला। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर स्लोप। ये मिटा देता हूं मैं। अच्छा बताइए, इसमें एक स्पेशल केस होगा, अगर अगर y1 और y2 बराबर हो गए तो आप बताइए मुझे क्या हो जाएगा। y1 और y2 बराबर हो गए तो y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 जीरो, न्यूमरेटर जीरो मतलब पूरा आइटम जीरो हो गया, पूरा आइटम जीरो हो गया मतलब tan थीटा जीरो हो गया, है ना। tan थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो, देन स्लोप बिकम्स जीरो। ठीक है। और सेकंड स्पेशल केसेस में ये हो जाएगा कि अगर 9वीं कक्षा में था ये फॉर्मूला, हो सकता है x1 और x2 बराबर हो जाए, आप आईसीएसई से रहे होंगे, है ना। मैं क्या कह रहा था, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए तो डिनोमिनेटर जीरो, ओहो डिनोमिनेटर जीरो मतलब स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप बिकम्स नॉट डिफाइंड। अरे डिनोमिनेटर जीरो मतलब नॉनसेंस, डिनोमिनेटर जीरो होना पाप है, पाप, गणित में पाप है। तो tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है ना। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, है ना। इट इम्प्लाइज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर सिंबल लगाना चाहिए, ज़्यादा जल्दी ब्रेन को समझ में आता है। परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, ये इम्प्लाई करता है कि लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस भी कह सकते हो, और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस को पैरेलल टू द वाई एक्सिस भी कह सकते हो। खैर बातों में नहीं जाना अपने को। अच्छा तुम स्टेट बोर्ड में थे क्या? स्टेट बोर्ड भी आईसीएसई से कम नहीं है, दुनिया भर की चीज पढ़ाई जाती भाई उनको। छापो इसको, ऊपर वाला लिखना है आपको तो ऊपर वाला भी आपके सामने थोड़ा सा मैंने विजिबल कर दिया है। यार एक और लेक्चर हो जाता है ना अपना वेकेशन से पहले, तो वही वेकेशन अपना सफल हो जाता है। कोई बात नहीं, मेरा मन हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, है ना। यूट्यूब पे आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा ताकि अपन मॉड्यूल जो है वो ज़्यादा सॉल्व कर पाए। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। जीरो को जीरो से काटना नहीं है आपको, x1 x2 और y1 y2 बराबर हो गया मतलब वो दोनों पॉइंट सेम है। दोनों पॉइंट सेम है तो पॉइंट का स्लोप नहीं निकालते अपन ना, लाइन का स्लोप निकालते हैं। जो अद्वैत ने लिखा था एकदम वही चीज़ है ना। अगर x1 x2 और y1 y2 सेम हो गया मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर समा गए, है ना, दोनों पॉइंट कोलाइड कर गए, तो वो दोनों पॉइंट जो हो गया सेम पॉइंट हो गया। अब सेम पॉइंट से लाइन तो बनेगी नहीं, है ना, तो अपन उसका स्लोप जो है नहीं निकाल पाएंगे। वैसा केस आपको मिलेगा भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि पॉइंट का स्लोप आपको निकालने को नहीं बोलेगा। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, द जनरल
फॉर्म ऑफ नहीं यार, शाम को मेरी क्लास है ऑलरेडी। कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ क्लास क्लास लगा लगा के। देखिए जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन लिखिए। द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन इज गिवन, बुला देते हो आप लोग, इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? x और y में एक लीनियर रिलेशन है वेयर a b c आर कांस्टेंट। a b c आर कांस्टेंट्स। समझाऊंगा मैं आपको, है ना, अभी तो मैं इंट्रो करा रहा हूँ बस आपको। ड्रॉ करके कहाँ से दिखा दूं मैं तुमको? कैसी बात कर रहे हो? अगर अपन, ये पॉइंट है अपने पास, है ना, इसका कोऑर्डिनेट भी x1 y1 है और दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट भी, चलो मैं आपको ना x1 y1 भाड़ में जाए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 है और एक और पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट भी 1,2, तो वो सेम पॉइंट नहीं हो गया? दोनों पॉइंट सेम हो गए ना। अब दोनों पॉइंट सेम हो गए तो पॉइंट का स्लोप हम कहाँ से निकाल लेंगे? पॉइंट का स्लोप पर नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन कैसी होती है? ax प्लस by प्लस c, मतलब x और y में एक लीनियर रिलेशन। लीनियर मतलब दोनों का पावर हमेशा 1 हो, है ना, और दोनों हमेशा मान लो एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो और कुछ कांस्टेंट हो सकता है इनके सामने चिपका हुआ। ठीक है, इनका लीनियर रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू समथिंग, और ये भी कुछ कांस्टेंट के बराबर हो सकता है। इसको अपन कहते हैं लीनियर रिलेशन। तो एनी मैं लिखवा देता हूं, एनी लीनियर रिलेशन, एनी लीनियर रिलेशन, बहुत इजी लीनियर रिलेशन, एक्स और वाई दोनों का पावर 1 हो, बस खत्म, लफड़े खत्म ना, और कुछ सोचना ही नहीं आपको। दोनों का क्या हो? पावर 1 हो, कोफिशिएंट 1 नहीं, सॉरी मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट ना बोल दिया मैंने गलती से। दोनों का पावर 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट कुछ भी हो। एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई gives us the equation of line, gives us the equation of line। ठीक है, अब ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर रिलेशन है x और y में, है ना। कितने इसमें कांस्टेंट है या कितने अननोन है अपने पास? 2 अननोन है। ये जो x और y है ना, ये तो आपके अननोन्स है, इनको अपन वेरिएबल कहते हैं, और जो एबीसी है वो कांस्टेंट है। तो लाइन की इक्वेशन में कितने कांस्टेंट होते हैं? 3 कांस्टेंट होते हैं। मान लो कल को आप में से एक बच्चा आया, कल को एक बच्चा आया, अमर आ गया और बोले कि सर 3 कांस्टेंट नहीं 2 कांस्टेंट से भी काम चला सकता हूं। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई एक बच्चा आया अमर नाम का, उसने बोला कि सर मैं तो 2 कांस्टेंट से काम चला लूंगा, एक कांस्टेंट को अपन हटा देते हैं। मैंने बोला कैसे भाई बताओ? बोला आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। तो a से डिवाइड करोगे तो एक्स ए अपॉन ए कितना हो जाएगा? x, फिर बी वाई अपॉन ए हो जाएगा b अपॉन ए इंटू वाई प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। देखिए ना, x का कोफिशिएंट तो 1 हो गया, बस y और कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट हो गए। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि x प्लस, इसको अपन k1 बोल देते, k1y प्लस k2, ये भी लाइन की एक इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन में कितने इफेक्टिव कांस्टेंट है अपने पास? 2 कांस्टेंट है ना। असल में कांस्टेंट 3 दिखाई देते हैं, बट अपन 2 कांस्टेंट से काम चला सकते हैं, और जितना कम कांस्टेंट होगा उतना काम अपना आसान होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन। फिर आपकी जो बात है अद्वैत, उसको मैं और डिटेल में समझा देता हूँ, मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा था। इफेक्टिवली वी हैव टू अननोन k1 and k2 instead of 3 a b and c। ठीक है, यहां तक लिखिए आप। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के जो तरीके होते हैं,
अपना लेक्चर आज 1.5 आवर्स का होता ना तो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि कल से वेकेशन है और आपको उचित होमवर्क नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है ना कि डायरेक्ट इक्वेशन अपन निकालने की कोशिश करते हैं लाइन की। सबसे पहले अपन लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स, ये मैंने बस आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बताया है जो आपको अभी शायद कम समझ में आएगा, बाद में ज़्यादा समझ में आएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट कर भी दूंगा तो ख़त्म तो कर पाऊंगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं स्टार्ट करने से। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जो अद्वैत और सागर कह रहे हैं कि अगर सिंगल पॉइंट आ गया तो सिंगल पॉइंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि आपका सिंगल पॉइंट आ गया, x2 और y2 सेम है और x1 और y1 सेम है, तो क्या रहा है 0.0। 0.0 ना एक अलग तरह की चिड़िया होती है। जैसे समथिंग फाइनाइट 2.0, ये तो नॉट डिफाइंड है, दिस इज नॉट डिफाइंड। और ये 0.0 होता है इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकती कि ये क्या है, कुछ ना कुछ तो है बट क्या है ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ मुझे एलकेजी के बच्चों को पढ़ाना हो, है ना, लोअर किंडरगार्टन, तो उनको मैं कैसे समझाऊंगा कि आप जीरो और जीरो काट दो, जीरो वन जा जीरो, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी काट सकते हो, जीरो टू जार जीरो, फिर तो आप ऐसे भी काट सकते हो, जीरो थ्री जार जीरो, फिर आप जीरो फोर जार जीरो भी काट सकते हो। तो आपके पास कितने आंसर आएंगे, इन्फिनिट आंसर आएंगे, है ना, क्योंकि जीरो की टेबल में जीरो अनंत बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्लोप आएगा ना वो इनडिटर्मिनेंट आ रहा है। ऐसे तो आपका स्लोप कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइन अगर इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, जैसा कि अद्वैत ने बोला इन्फिनिट लाइंस, तो उन इन्फिनिट लाइंस का स्लोप कितने तरीके से आ सकता है, इन्फिनिट तरीके से, ठीक है। तो वो एक केस बन जाएगा। हालांकि इतना अपने को गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है। अब जीरो बाय जीरो करके एक पूरा इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसको अपन लिमिट्स नाम के चैप्टर में पढ़ते हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चीज़ जनवरी या फरवरी के एंड में या स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा मन हुआ तो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। जब मैं यूट्यूब पे लेक्चर डालूंगा तो उसमें आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यार मैं लाइव लेक्चर में तो आपके लिए रुक जाता हूँ। यूट्यूब में आप लोग पॉज कर लीजिएगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैं पढ़ा सकूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं सिर्फ एक लेक्चर डालूंगा, ठीक है। इफ़ नॉट देन वी विल डू द प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस चैप्टर्स जो आपके रह गए, है ना, जितने भी नए एडमिशन्स हैं उन लोगों के पुराने चैप्टर्स रह गए होंगे। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे सारे लेक्चर्स एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर लास्ट, एकदम अच्छे से मैंने रख रखे वहाँ पे। आपको 4 दिन में सब कुछ जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। अब जो एकदम नया बच्चा है वो अभी रिसेंट चैप्टर जो अपन ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स, ये पढ़ लो दिवाली वेकेशन में, है ना, हर्षदा और आप, प्रेरणा, आदित्य सिंह, और एक और चीज़ है, क्या पढ़ा था अपन ने, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज भी आप पढ़ लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज का डिटर्मिनेंट का नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेंट को छोड़ के जितने भी मॉड्यूल है अपने पास, जितने भी मॉड्यूल्स है अपने पास, उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर दीजिए आप दिवाली में। दिवाली में क्या हो जाएगा ना कि आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा और आप कंप्लीट करोगे तो आपको अंदर से काफ़ी अच्छा फील होगा। दिवाली वेकेशन वेस्ट कर दोगे तो थोड़ा आपको रिग्रेट फील होगा लास्ट में। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, है ना, पूरा टाइम अपने को एंजॉय नहीं करना है। पुराने चैप्टर्स रह गए तो उनको कर लो, पुराने मॉड्यूल रह गए तो उनको कर लो, पुरानी डीपीपीज रह गई है तो उनको सॉल्व करिए। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करिए, मुझे ईमेल करिए। जयंत, आप जिसको भी चैनल का नाम नहीं पता है, चैनल का नाम तो देखिए जीरो टू इन्फिनिटी है, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं है क्योंकि इस नाम के करोड़ों चैनल्स होंगे ऑलरेडी। मतलब करोड़ों तो नहीं, कुछ तो होंगे इसके जो आपको नहीं मिल पाएगा। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल चैनल, आप मेरे को ईमेल करो, आप, है ना, आप RGT मैथ्स पे आप ईमेल करो @gmail.com, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद चैनल लिंक। चैनल के लिंक से आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप दिवाली मनाओ, अच्छे से मनाओ, ज़्यादा लोड मत लो। कुछ कुछ चैप्टर्स जो रह गए उनको आप पढ़ लो, कुछ कुछ मॉड्यूल जो रहेगा उसको रिवाइज करिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड विश यू ऑल मेनी हैप्पीनेस। आज धनतेरस है तो हैप्पी धनतेरस एज वेल, ठीक है।
पहले डाउनलोड कर ले। हाँ ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन कल। और ये आरजेटी मैथ्स पे जिसको भी चैनल का लिंक चाहिए, मैं डायरेक्ट आपको लिंक भेज दूंगा, है ना, तो आप मेरे को ईमेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए वो चैनल बनाया गया है ना, उसमें सारे जो वीडियोस है सब प्राइवेट है, आप लोग ही देख सकते हो उसको। चलिए देन एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।